हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं क्लास 6 की पॉलिटी की क्लास लेने जा रही हूँ। चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है विविधता। ठीक है, आज मैं आपको पहले विविधता के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। दोस्तों विविधता का अर्थ होता है अलग अलग प्रकार के धर्म, बोलियाँ, भाषा और समाज। सब जो दोस्तों ये सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, इसे ही हम विविधता बोलते हैं। और दोस्तों जो अपना भारत है यह एक विविधतावादी राष्ट्र है, अर्थात यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बोलियाँ, भाषाएं एवं सभ्यताएं और अनेक प्रकार के धर्म और जातियाँ यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं चैप्टर में। ये यहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे विविधता की समझ। इस पार्ट में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में अलग होते हैं, यानी भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। दोस्तों जैसे कि जो अलग अलग तरीके के धर्म होते हैं, ठीक है, उनकी अपनी भाषा होती है अलग तरीके की। किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को उर्दू आती है, किसी को मराठी आती है। सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती है, सबके अपने अपने धर्म अलग अलग तरीके के होते हैं। उनका रहन सहन, खान पीन सब अलग ही तरीके से भिन्न होता है तथा दोस्तों अब ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना। क्या इन सभी की भिन्नताएं विविधता का ही भाग है। चलिए इन सबके आंसर पाने के लिए हम लेसन में आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों एक चित्रकार होता है, ठीक है, उसका अपना तरीका होता है। जिस तरह हम चित्रकारी में भिन्नता देखते हैं उसी तरह हमारे रंग, रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता होती है। ठीक है, कक्षा में ऐसे कोई अलग अलग तरीके के साथी होते हैं जिनकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है, शायद नहीं भी हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आप जैसी किताबें पढ़ना पसंद होगा और कितनों को नहीं होगा। जैसे कि एक क्लास है दोस्तों और आपकी मैम ने या सर ने कोई क्वेश्चन पूछा, तो जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं उन सबके आंसर्स बिल्कुल भी सब तरीके से अलग होंगे। सबके जवाब किसी के कुछ मिलते जुलते होंगे, किसी के नहीं भी होंगे। चलिए अब आगे हम चलते हैं। आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं, इसका भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामले में आप अपने साथियों से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे भिन्न होगा। नीचे दिए गई कहानी के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। दोस्तों एक कहानी या स्टोरी है जिस वजह से हम थोड़ा समझेंगे कि विविधता क्या है और विविधता के बारे में क्या हम समझ सकते हैं। चलिए, मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया है। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उन दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहा। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है। बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्योंकि तुमने क्या सोचा। वह रुका, पर आप लगते तो अंग्रेज हो। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो। दोस्तों इस कहानी में ये बताया गया है कि मैंने लड़के से अखबार मांगा। जो अखबार था उसके पास हिंदी का था और उस लड़के ने उस इंसान को देखकर ऐसा समझा कि ये तो अंग्रेज है, इसको तो अंग्रेजी आती ही नहीं होगी। तो यहाँ पर भाषा की विविधता को बताया जा रहा है। ठीक है, फिर उसमें उस आदमी ने बोला, हाँ मैं बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बात में थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ी है। क्योंकि उस इंसान को दोस्तों हिंदी भी आती थी, वो लिखना भी जानता था और समझता भी था, क्योंकि उसने अपने स्कूल में अदर सब्जेक्ट के साथ हिंदी को भी पढ़ रखा था। ठीक है, फिर स्टोरी में आगे चलते हैं। उसने पूछा, आप अब जब कभी स्कूल नहीं गए उसको क्या मैं समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता। वह कुछ होता है। मैंने शुरू ही किया कि उसकी बत्ती हरी हो गई। मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया था। क्योंकि दोस्तों वो जो बच्चा था जो अखबार बेच रहा था उसको नॉलेज नहीं था, क्योंकि वो स्कूल नहीं गया था। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया।
अगले दिन मैं वहाँ फिर से गया, वह मुस्कुरा रहा था मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए। उसने कहा, भैया आपका अखबार, आप बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। और अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था, ऐसा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट का दूसरा जो अर्थ होता है वो प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। क्योंकि दोस्तों उसको सब्जेक्ट नहीं पता था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, उसको सब्जेक्ट के बारे में नहीं नॉलेज थी, और उसके मुँह से अंग्रेजी भी, क्योंकि वो जब पढ़ना ही नहीं, उसने पढ़ा ही नहीं तो उसको अंग्रेजी का कुछ, क्योंकि उसको हिंदी आती थी ना कि अंग्रेजी आती थी। ठीक है, अब हम आगे चलते। ओ यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद क्योंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल नहीं गए? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। उसने बोला, कभी नहीं गया। फिर बात बढ़ते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तब मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ। मतलब कि वो लड़का पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, वो अभी अकेले प्रेजेंट टाइम में न्यूज़पेपर बेच रहा था। पहले उसके साथ उसकी माँ आती थी और फिर रेड लाइट हो गई तो मैं चल दिया। ठीक है, बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? तो यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी कि मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मतलब बच्चे का नाम भी समीर था और उस इंसान का नाम भी समीर था। दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी है, इस कहानी के उससे हम सीखेंगे विविधता के बारे में। ठीक है, मैंने बताया, क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है कि समीर का अर्थ क्या होता है? दोस्तों उस इंसान ने उस बच्चे को थोड़ा सा बताया कि समीर का अर्थ क्या होता है, हवा और पवन। पवन पुत्र कौन होते हैं जानते हो ना? उस लड़के ने बोला, हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया, अपना हाथ आगे बढ़ाया और हाथ मिलाओ समीर। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में वह बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वह दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर मैंने शुरू ही किया था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में है। उसकी आंखें बाहर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने ऊपर नजर नहीं उठाई। दोस्तों ये देखिए, इधर हम देखते हैं, यहाँ से हमें विविधता के बारे में थोड़ा सा समझ आएगा। बाहर जाते समय मैं पहनना पसंद करती हूँ, मतलब किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, किस तरह की स्लीपर्स पहनना पसंद करती हूँ। सबकी दोस्तों अपनी अपनी चॉइस होती है, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। मैं घर में बात करती हूँ, मैं किससे बात करती हूँ, किस तरीके से बात करती हूँ, ये भी सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। मेरा पसंदीदा खेल है, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद होता है, किसी को वॉलीबॉल खेलना पसंद होता है, किसी को क्रिकेट मैच खेलना पसंद होता है। ये सब दोस्तों ये विविधता के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, वो एक छोटी सी स्टोरी थी। ठीक है, मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग थी। ये भी एक विविधता का एग्जाम्पल है। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वही समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। दोनों डिफरेंट थे दोस्तों, एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, दोनों से दोस्ती हुई, लेकिन दोनों का खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये सब चीज़ें अलग थी। ठीक है, अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो गरीब है और जिनके पास भोजन, कपड़ा और क्या कहते हैं कि घर की ज़रूरतें भी नहीं पूरी हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब होता है कुछ लोगों के पास ना का अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन, और जो दूसरे के पास है। गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं होती है।
या लोगों के पास मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जात में पैदा होते हैं और उसे बदल नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए हैं तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है। आपका बस वही बन सकते हैं, आप वही बन सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति जात से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता। ये कोई दोस्त कुम्हार है तो वो कुम्हार वाला ही काम करेगा, ठीक है। इसलिए इस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता है। इसे गैर बराबरी पैदा हुई चीज़ें बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप इधर देखेंगे, समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था। दोस्तों समीर जो 2 था वो स्कूल इसलिए नहीं जाता था क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं थे, पैसे नहीं थे, घर नहीं था, भोजन नहीं था और रहने के लिए घर नहीं था और पढ़ने के लिए बुक्स नहीं थी, इसीलिए वो स्कूल नहीं जा पाया था, ठीक है। अगर वो स्कूल जाता तो शायद उसको ये चीज़ें समझ आती। अब हम आगे चलते हैं। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग तरीके के फेस्टिवल्स मनाए होंगे, उनके अलग तरीके के कपड़े देखे होंगे, थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी, ठीक है। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमें खुशी मिलती है। उनको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार आते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। भारत में विविधता, मैंने आपको बताया था ना कि भारत एक विविधतावादी राष्ट्र है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बोलियाँ, भाषाएं और सभ्यता एवं अनेक प्रकार की धर्म और जातियाँ पाई जाती हैं। अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, तरह तरह का त्यौहार मनाते हैं। जैसे हिंदुओं में दोस्तों दीपावली, होली, रक्षाबंधन ये सब सेलिब्रेट करते हैं। वैसे मुस्लिम्स लोग हैं वो अपना ईद, बकरीद ये सब फेस्टिवल्स मनाते हैं, उनका अलग है और हिंदुओं का अलग है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं या उनमें से एक तरीका बताया गया है जो 2 और तरीके लिखे। जैसे प्रार्थना, इबादत करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, भक्ति गाना गाया जाता है, ठीक है। अब मुस्लिम्स लोग हैं वो अपना नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। शादी करना, अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना, ये अलग अलग धर्म के, अलग अलग जातियों के लोगों का अलग अलग है दोस्तों, ठीक है, कि सबका अलग अलग ही होता है। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, जैसे कि मणिपुर में औरतों का फैनिक पहनना होता है, मुस्लिम्स में बुर्का पहनना होता है और हिंदुओं में सलवार सूट कमीज पहनना होता है। अभिवादन करना, जैसे कि हमारे हिंदुओं में नमस्ते करते हैं, नमस्ते, ठीक है, और मुस्लिम्स में उनका अलग होता है। और झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जौहर करना होता है, जौहर कहना होता है। और ये सब अभिवादन के लिए ये शब्द यूज़ किए जाते हैं। चावल पकाना, मीट या सब्जी डाल के बिरयानी पकाना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। लेकिन गहराई से सोचते हैं तो वास्तव में हम एक ही तरीके की चीज़ें करते हैं, लेकिन वह हमारे करने के तरीके जो होते हैं वो अलग होते हैं। हम विविधता को कैसे समझें। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी की जगह में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसीलिए लोग कई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता तो वे नई जगह जाकर बस जाते हैं। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते हैं। लेकिन जब नई जगह में बसना शुरू करते हैं तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। कुछ चीज़ों में वे अपनी नई जगह अपना लेते हैं तो कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते हैं। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण हो जाता है। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे एक मिलती जुलती यानी मिली जुली संस्कृति उभर के आती है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और
संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरीके से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों अलग अलग तरीके की भौगोलिक स्थितियों से इस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल्स के लिए समुद्र के पास रहने वाले, पहाड़ी में रहने वाले में बड़ा फ़र्क होता है। वहाँ लोगों के कपड़ों, खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह वे काम करेंगे वो उनके तरीके भी अलग ही होते हैं। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जियाँ या अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर होते हैं। दोस्तों जैसे सिटी के लोग होते हैं वो वहाँ पे खेती नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे ऐसा खेती जैसा होता ही नहीं है। वहाँ वो जो भी चीज़ें हैं वो खरीद कर ही लाते हैं। आटा, दाल, चावल, वो जितना भी सामान रहता है वो सब कुछ खरीद कर ही लाते हैं। जो गांव के लोग हैं या ये लोग अनाज उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, तो इनको इस चीज़ के लिए पता है सब कुछ। चलिए अब हम आगे चलते हैं। भारत के दो भागों लद्दाख और केरल, चलिए हम आपको लद्दाख और केरल के भी उदाहरण समझाते हैं। ठीक है, जैसे रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया इधर से। जैसे लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका होता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर ही निर्भर रहते हैं। दोस्तों जो लद्दाख जम्मू और कश्मीर है वहाँ के पूर्व में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही कम खेती संभव हो पाती है क्योंकि यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यहाँ हर वर्ष वहाँ का जो इलाका है वहाँ पर जो जगह होती है वो बर्फ़ से ही ढकी रहती है बहुत लंबे समय तक। इसीलिए उस जगह पे जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही कम उग पाते हैं। और पीने के लिए पानी लोगों के पास वहाँ पीने के लिए ऐसा तो है नहीं कि समरसेबल या ऐसा कुछ मोटर वगैरह तो वहाँ लगवा नहीं सकते हैं ना। इसीलिए वहाँ पर जो पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर ही निर्भर रहते हैं। यहाँ पे एक दोस्तों ये सीटेट में भी क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप ध्यान से भी सुनिएगा। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरियाँ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ये सीटेट में क्वेश्चन आता है ना पश्मीना शॉल के बारे में, तो देखिए वो यहाँ पे NCERT 6 की पॉलिटी क्लास में बताया गया है। ठीक है, यह ऊन कीमती है इसीलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है क्योंकि दोस्तों इसको बनाने में ही बहुत ज़्यादा समय लगता है और ये जो बनाई जाती है ये हाथ से बनाई जाती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरियाँ और याक होती हैं। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ होती हैं जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का भी बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागर लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उनके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग मानते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ये देखिए, ये ऐसे पश्मीना शॉल बनाई जाती है दोस्तों। ये देखिए, ये हाथों से बुनी जाती है। ये बहुत ही महंगी आती है, इसको बनाने में भी बहुत समय लगता है। चलिए अब हम केरल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों केरल जो है वो दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ एक राज्य है और यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। और इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च हो गई, लौंग हो गया, इलायची हो गई आदि अनेक तरीके के गर्म मसाले उगाए जाते हैं और इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। दोस्तों ईसाई धर्म कौन लाया? संत थॉमस। कितने साल पहले? 2000 साल पहले। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बसे हैं जैसे इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए और अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय ही यहाँ की बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा
पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे। सबसे पहले दोस्तों वास्को डी गामा केरल ही पहुँचा था, ठीक है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचा तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत का समुद्री रास्ता निकाला। वास्को डी गामा ने ही दोस्तों समुद्री यात्रा की खोज की थी। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल है। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वला कहते हैं। तलने के लिए बर्तन जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के लोग अधिकतर मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। दोस्तों केरल में मनाया जाने वाला ओणम, ये यहाँ देखिए, यहाँ पे केरल में ओणम जो फेस्टिवल होता है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक उसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ मिलते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग इकट्ठे शामिल थे। उन्हें एकजुट होकर आंदोलन किए, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों को अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा कि ये भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं तो उसमें काफ़ी विविधताएँ हैं और इस तरह उन पर राज चलता रहा। मगर लोगों ने यह दिखला दिया कि वे एक दूसरे से कितना भी भिन्न हो, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब लोग एक थे, ठीक है दोस्तों। फिर ये देखिए एक कविता है, दिन खून के हमारे प्यार न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहाकर जाना। शायद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े वीरान, इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, ठीक है। ये देखिए, ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंडित नेहरू भाषण देते हुए। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उस शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुले आम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से कुछ लोगों की जाने गई और उससे भी ज़्यादा कुछ लोग घायल हुए थे। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं, इसमें फिर चलते हैं आगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे चित्र और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी कि उस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वासों और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। जैसे कि दोस्तों मैं थोड़ा इन शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। जो दोस्तों अपना भारतीय समाज है, ये एक ऐसा महान रूप है जिसमें अनगिनत समृद्ध और विविधताओं का संगम होता है। यहाँ के लोग जैसे धर्म, भाषा, संस्कृति और स्वभाव में भी आपको बहुत सी विविधता देखने को मिलेगी। दोस्तों जो अपना देश है यह एक अद्वितीय देश बनता हुआ चला है। भारत में गुजरात का जो है यहाँ पे पारंपरिक गरबा नृत्य होता है, पंजाब में भांगड़ा होता है और केरल में कथकली होता है और असम के बिहू। हर राज्य की अपनी विशेषता है और भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी। बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो अलग अलग हैं और धर्मों की विविधता देखने को मिलती है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इस विविधता के बावजूद भी भारतीय समाज में दोस्तों एकता की भावना बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई है।
तभी बोलते हैं कि जो अपना भारत है यह एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अनेक विविधताओं से मिला हुआ राष्ट्र है। समझ रहे दोस्तों? आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।